हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। देखिए, पत्र जिसका इंतज़ार कर रहे थे जारी हो चुका है शिक्षा विभाग की ओर से, और ये पत्र बहुत कुछ बयां कर रहा है। इसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इस पत्र को आप लोग ट्रांसफ़र पत्र बिल्कुल ना समझें। चलिए, मैं इस पत्र का जिक्र करते हुए सारे गाइडलाइन को मैं आपको समझा दूं और दिखा रहा हूं कि क्या कुछ गाइडलाइन जारी हुआ है और अभी कितना समय लगने वाला है। ठीक है, जैसा कि बताया था कि समय लगता है और लगेगा भी, और इसमें भी आप देखोगे कि समय लग रहा है। अब ये दूसरा चीज़ इस पर कि क्या कुछ होने वाला है शिक्षा विभाग की ओर से, किन शिक्षकों का तबादला का रास्ता आसान हो गया और किन शिक्षकों का तबादला बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ये तो आप देख लिए कि दिनांक 21/11 जो पत्र आया था उसके अनुसार 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये चीज़ें तो शिक्षा विभाग को पहले से पता थी। फिर से अभ्यावेदनों के निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत किया जाएगा। जो चरण था, चरण बिल्कुल वही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ये बात हो गई। नेक्स्ट है, एक चीज़ यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है, 2 नंबर। ये 2 नंबर आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। कोई अगर आप पे विभागीय कार्रवाई हुई हो, निलंबन किसी शिक्षक का हुआ हो, निगरानी जांच हुआ हो, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप के जांच और बिना सूचना के अनधिकृत से अनुपस्थिति, अगर ये 6 में से कोई शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की गई है, विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो, तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। अगर उन पर कोई कार्रवाई की गई हो, इसका मतलब साफ है कि किसी भी शिक्षक पर अगर कोई कार्रवाई हुई है तो उनका तबादला बिल्कुल नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो, इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार या संकुलवार या विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण को चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स पर का चयन कर कार्रवाई से संबंधित पत्रांक दिनांक को यथास्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश पत्र को यथास्थान अपलोड कर अपडेट बटन को क्लिक करेंगे। मतलब ये है, देखिए पूरा, कि अगर 6 में से किसी एक, मान लीजिए 6 ये बटन हो गया, अगर कोई शिक्षक अभ्यावेदन दिए हैं तबादला के लिए, अब उनके तबादला मान लीजिए कि उन पे कोई एक्शन हुआ है 2 नंबर, तो इसको टिक करके और वो लेटर यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि उनका तबादला यानी ना हो सके और उन पे जो कार्रवाई हुआ है वो प्रदर्शित हो सके इस शिक्षा कोष पर। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों अथवा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी, जांच, विविध आरोप की जांच,
फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है का स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जाएगा। मैंने कहा ना कि अगर 6 में से अगर आपके ऊपर कोई भी ब्लेम है और विभागीय कोई कार्रवाई हुई है तो आपकी स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जाएगा। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि का बकाया हो उनका स्थानांतरण पदस्थापना किया जा सकेगा। अगर सरकारी राशि आप पे बकाया हो तो आपका स्थानांतरण होगा और वो राशि आपको चुकता करना होगा। लेकिन विभागीय कोई कार्रवाई हुआ हो तो आपकी स्थानांतरण नहीं हो सकेगा। चलिए आगे की बात कर देखते हैं। अगला चीज़ है 3 नंबर, विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को चरणवार एवं श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। फिर से वही सभी पदाधिकारी हैं और इनको नियुक्त किया गया है। अब ये कैसे ऑनलाइन स्क्रूटनी करेंगे तो ये देखने वाली बात है। इन सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा। तत्पश्चात चरणवार एवं श्रेणीवार अभ्यावेदनों की रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों के लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी ओवरऑल देखा जाए तो अभी समय लगने जा रहा है, क्योंकि अब इनकी आईडी जनरेट किया जाएगा। उसके बाद इनके आईडी पे स्क्रूटनी के लिए लॉगिन आईडी सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजी जाएगी। प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों प्रत्येक अभ्यावेदन है उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज ऑनलाइन स्वयं स्क्रूटनी करेंगे एवं स्क्रीन पर दिए गए 3 विकल्प ओके, फेवरेबल, कंसिडरेशन और नॉट ओके में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए सेव बटन पर वो क्लिक करेंगे। ये तो इनका काम है स्क्रूटनी करना, तो ये अपना स्क्रूटनी करेंगे और चेक बॉक्स का सबमिट बटन को क्लिक कर सकेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ऐसे सभी अभ्यावेदन जिनके समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा स्क्रूटनी के उपरांत ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन अंकित किया गया है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के ई शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। अगर ये स्क्रूटनी करके ओके या फेवरेबल कंसिडरेशन का चयन किया गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के ई शिक्षा कोष पोर्टल के लॉगिन आईडी में चरणवार एवं श्रेणीवार विद्यालय आवंटन हेतु प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है। तत्पश्चात स्थानांतरण पदस्थापना हेतु प्रत्येक अभ्यावेदन के समक्ष प्रोसीड बटन को क्लिक करके उपरांत अभ्यावेदन में स्थानांतरण हेतु दिए गए सभी पंचायत या नगर निकाय रिक्ति के स्थान स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिलों द्वारा विद्यालयवार शिक्षकों की आवश्यकता से संबंधित सूचनाएं ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रविष्ट की जा रही है, जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना का आधार होगा। ठीक है। साथ ही इसी प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें सम्माहित हो रहेगी। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब आपको लग रहा होगा कि रिक्ति नहीं होगा तो क्या पदस्थापना या स्थानांतरण नहीं होगा, तो ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है कि जो विद्यालयवार रिक्ति की गणना का आधार होगा, साथ ही इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण पदस्थापना के उपरांत होने वाली रिक्ति भी इसमें समाहित होगी। यानी हर एक ज़िले से दूसरे ज़िला में लोग जाने वाले होंगे ही, तो वहाँ रिक्ति होंगी ही, तो ये पदस्थापना स्थानांतरण थोड़ा संभव दिखने लगा है। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिस पंचायत नगर निकाय में रिक्ति उपलब्ध है के समक्ष अंकित चेक बॉक्स में क्लिक करने के उपरांत उक्त पंचायत नगर निकाय में शिक्षक के प्रकार के अनुसार विद्यालयवार रिक्ति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यावेदन में स्थानांतरण पदस्थापना हेतु आरोही क्रम में
आरोही क्रम में पंचायत नगर निकाय के लिए दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन कार्रवाई की जाएगी, जो ओटीपी आधारित होगा। यदि किसी पंचायत नगर निकाय के एक से अधिक विद्यालयों में रिक्ति उपलब्ध हो तो उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के अवरोही क्रम के विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। क्या बेटा? उदाहरण स्वरूप यदि किसी पंचायत नगर निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोटि तथा वेतनमान के शिक्षक विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की क्रमशः 3, जैसे देखिए विद्यालय अध्यापक की 3 और विशिष्ट शिक्षक की 2, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ? वेतनमान के शिक्षक यानी वेतनमान रेगुलर, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक। तो वेतनमान के शिक्षकों की सीट अगर 3 है, विद्यालय अध्यापक की 2 है, विशिष्ट शिक्षक की 1 है, रिक्ति उपलब्ध हो तो सबसे पहले 3 रिक्ति वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा, यानी वेतनमान शिक्षक। ठीक है। अंकनीय है कि किसी पंचायत नगर निकाय में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, ये लाइन आपको समझने की जरूरत है, नगर निकाय के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा, जहां स्थानांतरण पदस्थापना नहीं किया जा सकेगा। मान लीजिए कि आपने 10 चॉइस दिया और 10 में रिक्ति नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जरा लाइन आपको समझने की जरूरत है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी आवेदनों पर एक निर्धारित समयावधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। एक चीज़ है, यहाँ समय की पाबंदी लगाई गई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी अभ्यावेदन पर एक निर्धारित समयावधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है, मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर के हैं और पटना और छपरा दे दिए हैं चॉइस ही, ठीक है, या पटना और वैशाली दे दिए हैं, मतलब आप वैशाली के हैं, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं और पटना वैशाली का स्थानांतरण के लिए आपने विकल्प चुना है। इस स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में, आरोही मतलब जो वो चुने हैं, दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला के लिए आरोही क्रम में दिए गए सभी विकल्प की रिक्ति की उपलब्धता नहीं रहने की स्थिति में यहाँ देखिए, यहाँ कि नहीं रहने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बटन को क्लिक करके तत्पश्चात उक्त अभ्यावेदन आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिला के लिए अग्रसित हो जाएगा। मतलब कि आपने 2 जिला चुना, एक अपना जिला और एक पड़ोसी जिला, इसमें रिक्ति नहीं होने के बाद आपको ये दूसरे जिला में बटन क्लिक करके आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, अग्रसित किया जाएगा, जिस पर द्वितीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि उक्त अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों को एक्सप्लोर नहीं किया कर लिया जाता है। मान लीजिए आपने चॉइस, ऐसे बहुत कम केसेस होगा जो 2 जिला के लिए चॉइस दिए हों, बहुत सारे शिक्षक एक ही ज़िला में अलग अलग पंचायत का ही चॉइस दिए हैं, लेकिन वैसा कोई केस होता है तो जो चॉइस है ज़िला और 10 पंचायत, वो पूरे को देखा जाएगा कि उसमें कोई रिक्ति है कि नहीं है, और ये रिक्ति इस क्रम में देखी जाएगी कि जो शिक्षक आवेदन दिए हैं उनको भी रिक्त माना जाएगा। मान लीजिए कि आप छपरा के 10 शिक्षक पटना के लिए अभ्यावेदन दिए और पटना के 10 शिक्षक छपरा के लिए अभ्यावेदन दिए और मुजफ्फरपुर के भी शिक्षक छपरा के लिए दिए, तो होगा तो 10 का ही ना। तो यहाँ तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे है सभी जिलों के
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ओके एवं फेवरेबल कंसिडरेशन श्रेणी के अभ्यावेदनों के संबंध में की गई कार्रवाई के उपरांत सभी अभ्यावेदन निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो जाएगा। तत्पश्चात निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अपने लॉगिन आईडी से इसकी सूची निकालकर स्थानांतरण पदस्थापना हेतु गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष निहितार्थ रखा जाएगा। साथ ही स्क्रूटनी के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा नॉट ओके किए गए अभ्यावेदनों की सूची भी स्थापना समिति के समक्ष उपस्थापित की जाएगी। ऐसे अभ्यावेदन जो संबंधित श्रेणी के तहत नहीं आता है, ऐसे अभ्यावेदन को उपयुक्त श्रेणी में हस्तांतरित करने के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि हस्तांतरण योग्य अभ्यावेदन प्रथम चरण के पांचों श्रेणी एवं द्वितीय चरण के तहत नहीं आता है तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के श्रेणी में हस्तांतरित किया जाएगा। ये एक राहत भरी खबर है कि मान लीजिए कि आपने अभ्यावेदन दिया यहाँ प्रथम 2 श्रेणी में, अगर उसमें आप नहीं आ पा रहे हैं तो ये समिति के द्वारा ऐसे स्थिति में आपको दूरी के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, समिति की कार्रवाई ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दिया जाएगा। विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण पदस्थापना के संबंध में किए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। देखिए यहाँ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है विभागीय स्थापना समिति द्वारा स्थानांतरण या पदस्थापन के संबंध में किए गए निर्णय के आलोक में जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापना आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। मतलब कि अगर आप एक जिला से दूसरे जिला में जा रहे हैं तो यहाँ देखिए स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक के स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापना आदेश निर्गत किया जाएगा। ऐसे शिक्षक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त कर नव पदस्थापित जिला में अपना योगदान समर्पित करेंगे। संबंधित जिला मतलब कि अगर आप वैशाली में हैं, छपरा आना चाहते हैं तो वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण उनको लेना होगा। उसके बाद नव पदस्थापित विद्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश 1 कार्य दिवस के अंदर ई शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए संबंधित जिला द्वारा स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका का पदस्थापन आदेश के 1 कार्य दिवस के अंदर 1 दिन के अंदर ई शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका विरमण के पश्चात स्थानांतरित जिला में 7 कार्य दिवस के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यानी अगर आप सब कुछ आपका सही रहा, आपका स्थानांतरण हो जाता है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे प्रदर्शित, तो आप कार्य मतलब पदस्थापना आपका होता है स्थानांतरण, तो 7 कार्य दिवस के अंदर आपको योगदान करना होगा। नेक्स्ट, विरमित करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित शिक्षक जिला प्रमंडल संवर्ग के विहित वेतनमान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं।
साथ ही यदि कोई शिक्षक जिसके विरुद्ध कंडिका 2 वनी कार्रवाई की गई हो तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर की गई प्रविष्टि से मिलान करेंगे एवं ऐसे शिक्षक का स्थानांतरण पदस्थापना आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। यदि टंकन त्रुटि के कारण ऐसे किसी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत हो जाता है तब भी उनका पदस्थापना आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां वो शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली की जाएगी। यानी बकाया राशि को आपको चुकता करना होगा, उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र से प्रविष्टि कर दी जाएगी। अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिला में योगदान की तिथि से की जाएगी। यानी जैसे आपको नया जिला मिलता है तुरंत जाके योगदान करें, उस तिथि से आपकी सीनियरिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट है, जिला के अंदर स्थानांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि बिंदु उपर्युक्त कंडिका 7(3) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब 9 नंबर पॉइंट क्या है, संबंधित जिला जहां शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापना आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापना आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पर सुलभ हो सकेगा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। कह रहा है कि जिला जहां शिक्षक का पदस्थापना हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापना आदेश अपने लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण पदस्थापना आदेश को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पर सुलभ हो सकेगा। ठीक है। 10वां है, स्थानांतरण पदस्थापना के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय अपराह्न या पूर्वाह्न यानी 12 बजे से पहले यानी सुबह मॉर्निंग टाइम में और अपराह्न यानी दोपहर के बाद की प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। यानी सारी काम अब ये ऑनलाइन होने वाली है और ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी शिक्षकों का स्थानांतरण यानी होली से या कोई फिक्स समय नहीं बता सकता हूँ कि कब तक, लेकिन स्थानांतरण होगा ये तय है। मैं बार बार बोल रहा था और यही लेटर गाइडलाइन जारी हुआ है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। उसकी अप टू डेट जानने के लिए आप जुड़े रहें स्टडी विथ राहुल 247 के साथ।